हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नए वीडियो में। वेलकम बैक, मैं न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं ओपन कंट्री पुर्तगाल में। आज बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में कि क्रोएशिया में आप कौन सा वीज़ा से आते हैं और कौन सा तरीका आपके लिए सही होगा, और सबसे ज़्यादा एजेंट से आने वाला कंट्री जो है क्रोएशिया है, और क्या सिचुएशन है, ठीक है। और सीजनल वीज़ा क्या है, वीज़ा क्या है, और वर्क परमिट से जो आते हैं वर्क वीज़ा पे वो क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और मिनिमम वेज बेसिक सैलरी क्रोएशिया का कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को में आगे बात करते हैं। तो ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज AMR.कलाम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अगर मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं आप, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए आप लोगों को बताते चलूँ कि क्रोएशिया जो है यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है, शेंजेन में आता है। और क्रोएशिया में बहुत सारा जॉब है, कंस्ट्रक्शन से लेकर पैकिंग से लेकर, और जो है फैक्ट्री वर्क से लेकर, और देखा जाए तो जो है स्किल नॉन स्किल सबके लिए वर्क बहुत ज़्यादा है क्रोएशिया में। और क्रोएशिया में एक ऐसा सिचुएशन है कि क्रोएशिया में ही सबसे ज़्यादा बंदे जो है एजेंट द्वारा आते हैं। और क्रोएशिया का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस के पास नहीं जाता है, उनके पास भी जाता है। और क्रोएशिया में ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन जॉब जो अप्लाई करते हैं उनको नहीं मिलता है, ऑनलाइन जॉब जो अप्लाई करते हैं उनको ही मिलता है। बहुत अच्छी जॉब पोर्टल भी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट हायर करती है। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो क्रोएशिया का जो है बहुत अच्छा अभी अपडेट आ रहा है। क्रोएशिया में आप आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क का काम जानते हैं आप, वेल्डर, फिटर, गैस कटर या मेसन है आप, या फिर आप अनस्किल हैं तो सीजनल वीज़ा में आ सकते हैं आप क्रोएशिया में। और सीजनल वीज़ा से आने के बाद आप जो है इसको फिर वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं, आप यहाँ का TRC ले सकते हैं क्रोएशिया का। अब रहा सिचुएशन कि क्या एजेंट से आना बेस्ट है, तो देखिए एजेंट लोगों का बहुत ज़्यादा ऑफिस चार्ज है। कोई 8 भी ले रहा है, 10 भी ले रहा है, 12-12 लाख दे देकर क्रोएशिया में आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा भाई कि इतना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्क परमिट में भी आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हैं, जब भी इतना देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात यह है कि जो सीजनल वीज़ा में आ रहे हैं अपना एशियन कंट्री से, वो लोग क्या कर रहा है कि जो है 8 लाख 10 लाख जो है पे करके आता है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, 8 लाख 10 लाख अगर आप पे करके क्रोएशिया में आ रहे हैं सीजनल वीज़ा में, बाय मिस्टेक आपको एजेंट ने आपको भेज दिया और सीजनल का काम ख़त्म हो गया और कोई आपको एजेंसी नहीं मिली, कोई आपको आगे वीज़ा वर्क में कन्वर्ट कराने वाला नहीं मिला, तो आपका पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। और एक बात और भी है कि आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि कोई बंदा सोचता है कि मैं आऊँगा क्रोएशिया में, अब मूव कर जाऊँगा। बहुत ऐसे यूट्यूबर भी बोलते हैं, और आप लोग भी यूट्यूब में देखते भी होंगे कि क्रोएशिया आओ फिर यूरोप के दूसरे कंट्री में चले जाओ। बोलना आसान है लेकिन जाना आसान नहीं है। कैसे नहीं है? अगर आप ऐसा ही होता कि कोई भी क्रोएशिया में आके जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम या बहुत बड़ी बड़ी नीदरलैंड वगैरह बहुत टॉप कंट्रियां हैं जिसमें हाई सैलरी है, वहाँ अगर जाना इजी होता तो कोई भी दूसरे कंट्री में नहीं रुकता, ठीक है ना। कोई भी रोमानिया, बुल्गारिया, या फिर जो है क्रोएशिया का ही बात लीजिए, लिथुआनिया वगैरह, बहुत सारा छोटा छोटा जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ नहीं रुकता, सब चले जाते। लेकिन है ही नहीं ऐसा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर TRC ले भी लेते हैं क्रोएशिया का, तो उस पर आप घूमने के तौर पे जा सकते हैं, आपको कोई चेकिंग वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर जाके आप वहाँ काम करेंगे तो आपका वहाँ का प्रॉपर वर्क परमिट आपको पास होना चाहिए। अगर आप जर्मनी में बाय मिस्टेक अगर आप मूव करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और हमें नहीं, जहाँ तक जानकारी है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप जो है आपका भी TRC कन्वर्ट हो जाए जो है जर्मन TRC में। ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा करके जर्मन जो दूसरे कंट्री से आते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि आप काम अच्छा जानते हो, तो फिर से आप इंडिया जाओ, फिर आपको वर्क परमिट देंगे। फिर वो प्रोसेस है कि उनका TRC प्रोसेस करके वीज़ा लगवा के आप फिर आके यहाँ पे आइए, जब जाके आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि उनका TRC प्रोसेस का मतलब हो गया है कि रिफ्यूज़ भी हो जाता है, आपका अपॉइंटमेंट के बाद आपका वीज़ा नहीं भी लगाएगा, क्योंकि बहुत सारा उनके पास सिचुएशन है। तो इस तरह का बात है दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे करना चाहिए और जाना चाहिए, डायरेक्ट भाग जाना चाहिए, तो वो आप नुकसान करें, ठीक है।
पहली बात। दूसरा बात ये है कि ये चीज़, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, चाहे आप लोग भी जानकारी लेते रहें कि किसी भी यूरोप की कंट्री में आप आते हैं तो चाहे सीजनल वीज़ा पे आते हैं या फिर वर्क वीज़ा पे आते हैं, तो टीआरसी मिलने के बाद भी या टीआरसी नहीं भी मिलने के बाद भी ईजी नहीं है किसी दूसरे कंट्री में चले जाना। हाँ, पोलैंड वगैरह है जो आपको टीआरसी मिल जाता है, तो वहाँ जाने के बाद टीआरसी के बेस पे आप टीआरसी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, आपको अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो। चलिए, ये मैटर हो गया। अब बात करते हैं क्रोएशिया, फोकस करते हैं। देखिए, क्रोएशिया का क्या है कि अगर आप एजेंट द्वारा आते हैं, अब बहुत ज़्यादा बने तो एजेंट द्वारा ही आते हैं, लेकिन अगर जो एजेंट सही होता है उनको क्या करता है कि 4-5 महीना सीजनल वीज़ा में आया, कोई काम किया, फ्रूट में तोड़ने के लिए आ गया, ठीक है ना, या फिर एग्रीकल्चर में आ गया, कोई भी काम कर रहे हैं किसी एग्रीकल्चर से, या फिर फैक्ट्री वर्क में आते हैं बहुत बंदे, ठीक है ना। तो अब फिर 4-5 महीने के बाद वहाँ क्रोएशिया की बहुत सारा एजेंसी है जहाँ पर वो बंदा जाता है, इंटरव्यू वगैरह देखता है कि मैं ये काम करता हूँ, चाहे उनको भी ज़रूरत पड़ती है बहुत फैक्ट्री में, तो वो उठा के वहाँ डाल देते हैं, फिर उसका जो सीजनल वीज़ा को वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो बंदा टीआरसी होल्डर हो जाता है। ये एक ईजी तरीका है। बाय मिस्टेक आप अगर एजेंट से आते हैं, अगर एजेंट आपको आगे चल के हेल्प नहीं किया, आपको मालूम नहीं है, तो आप लटक जाएंगे। अगर आ जाते हैं तो आ जाने के बाद तो बहुत सारा हेल्प मिल जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक को वीज़ा नहीं लगवाया तो आप फंस जाएंगे। और क्रोएशिया का भी ऐसा सिचुएशन है कि सबसे ज़्यादा एजेंट क्रोएशिया के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया से चाहे एशियन कंट्री से सबसे ज़्यादा जो है, एशियन कंट्री से ना, गल्फ़ कंट्रियों से भी बहुत सारा, जैसे कि कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, अब बहरीन हो गया, ये सब कंट्रियों से भी वो एजेंट जो है पैकिंग में या फिर फैक्ट्री वर्क में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में या स्किल नॉन स्किल में भी एजेंट जो है करवा देते हैं काम। क्रोएशिया का ईजीली हो जाता है, उनका वीज़ा स्टैम्पिंग हो जाता है। क्रोएशिया का वीज़ा रेशियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर काम जो गल्फ़ कंट्री से कराते हैं एजेंट द्वारा, चलो उनका तो थोड़ा सस्ता ही पड़ता है और जो है वो श्योर होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सीटिंगबाजी नहीं चले, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद वो बंदा आगे अपना देखता है, अगर वो सीजनल में आ गया वीज़ा, ज़्यादा करके सीजनल में ही एजेंट भेजते हैं, वर्क में ही भेजते हैं, लेकिन सीजनल का ज़्यादा अभी चला हुआ है तो सीजनल में डाल देते हैं। तो यहाँ आने के बाद वो 4-5 महीने के बाद जो है हो सकता है कि 2 महीना 3 महीना बैठना ही पड़ जाता है कभी, वो भी बैलेंस लेके आपको आना पड़ेगा। और आप लोग मैनेज कीजिएगा, देख रहे हैं ठीक है, बहुत सारा हवा चल रहा है, इधर भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हवा बहुत तेज़ है दोस्तों, तो आप लोग मैनेज करेंगे। तो ये सब बात है दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप इंडिया में हैं या फिर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया का किसी भी कंट्री से हैं, या फिर सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, किसी भी गल्फ़ कंट्री से या फिर किसी भी एशियन कंट्री से आप हैं, ऑलरेडी आप आना चाहते हैं क्रोएशिया में, तो एजेंट अगर भी आप ढूंढ रहे हैं तो एजेंट से अगर आप कोशिश करेंगे बचने के लिए तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि एजेंट आपका काम करा भी सकता है, लटका भी सकता है, रिस्क है, ठीक है ना। बहुत बंदे रिस्क लेते हैं और पैसा उनका बहुत ज़्यादा चार्ज है। अब पॉइंट आ रहा है कि आप क्रोएशिया में कैसे आ सकते हैं ईजी आने के लिए, जो है मैं यही वेबसाइट बता रहा हूँ, उसके जरिए भी आप जॉब ले सकते हैं क्रोएशिया में, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आप काम कराइए क्रोएशिया का। उसमें क्या है कि आप सिक्योर रहेंगे, आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा। बाय मिस्टेक कोई चार्ज दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं, तो आपको अगर कोई भी बात होता है, मैटर होता है, तो आपको रिकवर हो जाएगा। या फिर क्रोएशिया में आने के बाद भी आप अगर वो होते हैं, फंसते हैं या कोई मुश्किल होती है, तो फिर भी आप ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर ऑफिस कंपनी को मेल करेगा या फिर बात करेगा, फिर आपका आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन एजेंट आपको भेजने के बाद वो आप नंबर बंद कर दे या फिर आपसे कॉन्टेक्ट में ना आए, तो फिर वो आपका जो है मसला ही बना रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप क्रोएशिया में आ रहे हैं तो क्रोएशिया में आने के लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए और गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एजेंट से बचिए आप लोग। अब मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन देते चलूँ आपको कि एजेंट में क्या इशू है। एजेंट से कुछ बंदे आए हुए थे क्रोएशिया में, तो आने के बाद क्या हुआ कि सीजनल वीज़ा में आए थे, तो वो 3-4 महीने काम किए उन्होंने एग्रीकल्चर में, उसके बाद उनका वीज़ा जो एक्सपायर कर गया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि उनको 1.5 महीने बैठना पड़ा और उनका जो है सीजनल वीज़ा जो है मतलब एक्सपायर करना चालू कर दिया। अब वो एजेंट कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ये क्या किया कि वहाँ के लोकल जो है बहुत सारा एजेंसियाँ होती है जो हायर करती है, जॉब एजेंसियाँ होती है, जॉब पोर्टल होता है, तो उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया। वो 1-2 जगह इंटरव्यू कराया, तो इसमें से बंदे जो है कुछ काम जानते थे, कुछ काम नहीं जानते थे। उसमें से एक बंदा इंडिया से था, 3 बंदे नेपाल से थे, और नेपाल वाले बहुत ज़्यादा भी भड़के आते हैं। तो उनको क्या हुआ कि अभी एक फैक्ट्री में डाल दिया, जो फैक्ट्री जो है कुछ सामानें बनाती है, क्रीम वगैरह बनाती है, ठीक है ना, फेस क्रीम वगैरह हो गए, ये सब बनाती है।
तो उनको उसमें डाल दिया और डालने के बाद जो है उनको सैलरी जो है मिनिमम वेज सैलरी जो है 840 है। क्रोएशिया का मिनिमम वेज सैलरी 840 से स्टार्ट होता है। जो काम नहीं जानता है, जो बिल्कुल मतलब हेल्पर है, वो ये जो है गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है सैलरी। तो 840 मिनिमम वेज बेसिक सैलरी है मान के चलिए। उसके बाद जो है आप ओवर टाइम वगैरह करते हैं तो इसके ऊपर आपको सैलरी मिलता है। जो स्किल वर्कर हैं उनका तो अलग है, स्किल का तो ज़्यादा भी मिलता है। या मेसन हो गया, टाइल मेसन हो गया, या प्लास्टर मेसन हो गया, या फिर स्टील फिक्सर हो गया, कार्पेंटर हो गया, बहुत सारे ट्रेड हैं। तो इन सब का जो है स्किल वाले को अलग रेट मिलता है। तो कुल मिला के इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप इस क्रोएशिया में आते हैं तो एजेंट द्वारा ना आएँ, डायरेक्ट गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से आएँ, या नहीं तो फिर जो है ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें। ये बेस्ट तरीका रहेगा, आप सेफ और सिक्योर रहेंगे। और ये बेसिक सैलरी भी जान गए। और सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इजी काम हो जाता है। एशियन कंट्री से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने होम कंट्री इंडिया या फिर अदर कंट्री से, वहाँ से भी तो इजी हो। ये तरीका है कि अगर ऑफिस और ऑनलाइन करते हैं तो ईजी है। एजेंट से कहाँ का जितना बेसिक ऑफिस वाले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, कोई 3 ले लेता है, वो अलग मसला है, ठीक है ना। वो आपका भी वो समझ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इतना ऑफिस वाले का ये चार्ज नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और बाकी ऑनलाइन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो उसमें कुछ खर्च नहीं होता है, जो सब कुछ होता है जो कंपनी कराती है। बाकी जो आपका उधर में वीज़ा फीस लगना है और जो है आपका अपॉइंटमेंट वगैरह के बाद जो कुछ खर्च होते हैं, उसके बाद टिकट कराना होता है। बहुत कंपनी भी देती है, अपने भी कराना होता है। ये सब है दोस्तों। चलिए, वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करें। कोई भी राय है, सलाह है तो आप ज़रूर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, बोल सकते हैं। और कभी मैसेज आप मैसेंजर पर ना करें, डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और कोई भी मैटर है, बात है तो मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हेलो हाय ना करें। आप डायरेक्ट जो मैसेज है पॉइंट वाला है वो मैसेज करें। उसमें क्या होता है कि ये फ़ायदा हमें आपको जवाब देने में ईजी होता है कि आप जो बात पूछ रहे हो मैं बात डायरेक्ट बता सकूँ। अगर आप हेलो हाय करेंगे, अपने बारे में मेरे बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हमें एक आदमी का नहीं, हमें बहुतों आदमी का जवाब देना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।